डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी इतिहास के पिछले 13 वर्षों में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2009 से 2021 तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस पाठ के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो यह पाठ 5वां है। अभी तक 4 पार्ट ऑलरेडी डाला जा चुका है। यह 5वां और लास्ट पार्ट है। तो आप अभी तक उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो उन पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो सबसे पहले उसे जाकर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं यह आज का महत्वपूर्ण सेशन। इस सेशन में केवल 50 प्रश्नों को ही लिया गया है, 200 से 250। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार। तो हम बता दें कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसका निर्माण कार्य किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया, फिर से निर्माण किया गया। जैसे उसका मंजिल ध्वस्त हो गया था, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने फिर से उसका जीर्णोद्धार कराया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला यानी इस कला के अंतर्गत वैसे कला को शामिल किया जाता है जो जिसके अंतर्गत बड़े बड़े विनिर्माण आते हैं। जैसे आपका भवन हो गया, मकबरा हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया। तो प्रश्न है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। तो शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ था। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए है अकबर। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर मुगल काल का सबसे प्रतापी शासक था। जहांगीर इसमें ऑप्शन बी में है, जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय में ही, जहांगीर के दरबार में ही सबसे ज्यादा चित्रकार थे। और औरंगजेब, जिसका अन्य नाम है जिंदा पीर या आलमगीर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? हम बता दें कि लगभग 14 वर्ष की आयु में अकबर राजा बनता है और उसका संरक्षण करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। वही व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन अकबर का संरक्षक रहा। तो इसका राइट आंसर है बैरम खां। ऑप्शन ए सही है। हम बता दें कि जो बैरम खां था वह 1556 से 1562 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। और यह बैरम खां तुर्किस्तान से आया मुगल काल का एक जाने माने योद्धा था। और यह केवल अकबर के दरबार में ही योद्धा नहीं था, अकबर के पिता के समय में भी यह मुगल दरबार में आसीन था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है। काला कानून या ब्लैक एक्ट किसे कहा गया है? काला कानून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रौलेट एक्ट को। रौलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रौलेट एक्ट का आगमन 1919 में भारत में हुआ था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए, क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लाया गया यह एक एक्ट था। यह एक नियम कानून था जिसके अंतर्गत केवल शक के आधार पर केवल संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता था। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया और इसी कानून के विरोध के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज लोग भारत के प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, तो भारतीय संसाधनों को क्षतिग्रस्त होते देख भारत के वरिष्ठ नेताओं ने अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने की निश्चय किया था। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी राजगोपालाचारी अथवा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान के अनुसार संप्रभुता का मतलब होता है अपना नियम कानून खुद बनाना, किसी के अंडर में न रहना। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। चलिए प्रश्न को पढ़ देते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए दिया है गणसंघ, बी दिया है गणतंत्र, सी दिया है राजतंत्र, डी दिया है इनमें से सभी। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का मतलब बताना है, जनपद का अर्थ बताना है कि जनपद का मतलब क्या होता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, यह भी ठीक है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। यह कई बार आपके पेपर में देखने को मिल चुका है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच मार्क या पंच चिन्ह एक ही है। तो पंच मार्क वाले सिक्के मुख्य रूप से मौर्य काल में इसका ज्यादा प्रचलन था। तो पूछा गया है कि किसके बने होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों के बने थे, अर्थात चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे पंचमार्क सिक्के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ। अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था, बहुत जगह प्रचार प्रसार किया था। उस बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ नहीं हो पाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सीरिया यहाँ हो चुका था, श्रीलंका यहाँ भी हो चुका था। श्रीलंका तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने भेजा था। जापान यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ था। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शायद आप लोग इसका जवाब जानते हैं ऑलरेडी, यह बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अर्थात पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयन के द्वारा। लेकिन उदयन तो इसमें दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उदयन का ही अन्य नाम है उदयभद्र, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उदयभद्र द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
213 नंबर, निम्न में से महिला संत कौन थी? महिला संत बताना है। तो मीरा, यह तो महिला संत थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। बी अंडाल, यह भी महिला संत थी और दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को ही कहा जाता है। सी कराईकल, यह भी महिला संत थी। अर्थात इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को सस्पिशन भी है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज क्लियर कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, अर्थात भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ, दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसका जवाब सही जवाब है ऑप्शन सी 1911, लेकिन यह गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1912। दिल्ली राजधानी होगी इसका घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन राजधानी दिल्ली पूरी तरह से कब स्थानांतरित हुई, तो 1912 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन अंतिम रूप से राजधानी स्थानांतरित दिल्ली कब होती है, 1912, जो कि यही पूछा गया है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। बताना है कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो इसका राइट आंसर है, पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर होगा अ से आलमगीर, अ से आलमगीर, तो अ से कौन ऑप्शन है, औरंगजेब। अ से आलमगीर और अ से औरंगजेब, औरंगजेब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को हड़प्पा के अवशेष किस वर्ष मिले। राखल दास बनर्जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। हम बता दें कि लगभग बुद्ध के जन्म के आसपास प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। उन सभी महाजनपदों में अर्थात 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगध। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, जिसकी 2 राजधानियां थी, राजगिरी और गिरिब्रज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हम पहले बता चुके हैं, यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लगभग सभी स्टूडेंट इसका जवाब जानते होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। इसके अलावा हीनयान और महायान के अलावा एक संप्रदाय और था जिसका नाम था वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय की उत्पत्ति बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ, लेकिन इसका सबसे अधिक विकास आपका पश्चिमोत्तर भारत में यानी पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चे इस प्रश्न को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। तो चलिए उस कंफ्यूजन को दूर भी कर देते हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। यही बताना है कि अकबर के द्वारा किसको नहीं जीता गया था, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन मारवाड़, यह सही है, अधिकार कर चुका था। जोधपुर इसमें भी कर चुका था, चित्तौड़ में भी कर चुका था, लेकिन मेवाड़ में अधिकार नहीं कर सका था। मेवाड़ में आंशिक ही अधिकार किया था, पूर्ण रूप से नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही सही है, मेवाड़ ही सही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? हम बता दें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य या चाणक्य। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो दोनों ग्रंथ या दोनों पुस्तक से हमें किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा, एलोरा जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, वहीं एक कैलाश मंदिर है जो कि एक ही पत्थर को काटकर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो उसी मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट शासक में किस शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। और एलोरा में केवल कैलाश मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक प्रसिद्ध गुफा है अजंता, जो औरंगाबाद जिले में ही है। तो अजंता की गुफा गुप्तकालीन है, लेकिन जो एलोरा की जो गुफा है वह राष्ट्रकूट कालीन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम बताना है। बाबर ने स्वयं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, उसकी आत्मकथा का नाम क्या है यही बताना है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। बाबर नामा ने अपनी आत्मकथा कौन भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा। और तुर्की भाषा का बाबर नामा का अनुवाद फारसी भाषा में तुजुक ए बाबरी नाम से किया गया, जिसका अनुवादक का नाम अब्दुल रहीम खानेखाना था। किताब उल हिंद, यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक अलबरूनी की है, जो महमूद गजनी के साथ भारत आता है। और किताब उल हिंद से हमारे भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रेहला, यह इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा का नाम बताना, नहीं सॉरी, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 17 मई 1498, यानी ऑप्शन ए सही है, 17 मई 1498। वास्को डी गामा उत्माशा अंतरिप होते हुए भारत में सबसे पहले कालीकट पहुंचा। कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। और कालीकट में उससे भारतीय राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप पढ़े हैं तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब 225 नंबर जो प्रश्न है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके बताना है। इसको हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कामरेड। चलिए आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? समय बताना है कि भारत का जो संविधान बना उसके निर्माण में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन डी सही है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन भारतीय संविधान को तैयार करने में लगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 227 नंबर, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध, यही जो युद्ध था जिसमें हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म का अनुसरण में गया।
तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है, कौन शिलालेख में किया गया है, अशोक के कौन से अभिलेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख में किया गया है। हम बता दें, जब अशोक कलिंग पर लड़ाई किया था, कलिंग की राजधानी तोसली थी और तोसली या कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? यानी चोल जो साम्राज्य था, राजनीतिक संगठन की या प्रशासन करने की सबसे छोटी इकाई का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाडु था। नाडु सही जवाब है। हम बता दें कि भारत में सबसे पहले नौसेना का मतलब नौसेना किन शासकों के पास थी? तो चोल शासकों के पास थी। चोल काल में बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में वे लोग काफी ज्यादा अभियान कर चुके थे। लगभग उन्होंने 7000 द्वीपों पर कब्जा कर चुका था। अभी जो हमारे यहाँ पंचायती राज का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत चोल शासकों ने ही किया था। उन्हीं को यह शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलहड़। यानी कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना किया और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उससे हमको विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, कौन सा काल की? पतंजलि। तो पतंजलि किसके पुरोहित थे, किस शासक के दरबारी पुरोहित थे? सबसे पहले यह जानना जरूरी है, तब इस प्रश्न का जवाब हम लोग अच्छी से दे पाएंगे। पतंजलि जो थे वह शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के वह पुरोहित थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुंग काल और मौर्य काल दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है महाभाष्य से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, आपके पेपर में कई बार देखने को मिल चुका है। तो आइए इसको देख लेते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल, टकसाल किसे कहा जाता है? जहां पे मुद्रा ढाला जाता है, मुद्रा की छपाई होती है। तो मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत जिसका कालखंड 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है और दिल्ली सल्तनत में प्रथम और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यह गुलाम वंश की शासिका थी। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री यानी रजिया सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत की प्रथम और लास्ट महिला शासिका थी। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश पूछा गया है, जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही लोधी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर पराजित करके 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया। तो इस तरह से इब्राहिम लोधी केवल लोधी वंश का ही अंतिम शासक नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की? यानी सहायक संधि की नीति की शुरुआत किसने किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का प्रतिपादन किया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? डेट बताना है। तो इसका आरंभ हुआ था 10 मई को, मेरठ से हुआ था। मेरठ से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? यही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय या आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बासवन्ना। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और गांधी जी करो एवं मरो का नारा दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद के शिष्य कबीर थे। यह वही रामानंद थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने में सेतु का काम, एक ब्रिज या पुल का काम किसने किया? तो रामानंद के द्वारा किया गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाया? स्तूप, सबसे पहले समझते हैं कि स्तूप क्या है। तो बौद्ध धर्म में अस्थि अवशेषों या भग्ना अवशेषों के ऊपर निर्मित समाधि को स्तूप कहा जाता है। तो एक परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्म ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुर्योधन की मां कौन थी? दुर्योधन जो कि 100 कौरवों में से प्रमुख था, उनकी मां का नाम बताना है। कौन थी? तो इसका मां का नाम था गंधारी। गंधारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगला, बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध को कहा गया। अवध को बंगाल आर्मी का पौधाशाला नाम दिया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लें। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति का नाम बताना है जो 1857 के विद्रोह में शहीद हुआ था। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया, और वही इस विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति था। मंगल पांडे के कारण ही जो 1857 की क्रांति थी उसको एक चिंगारी के रूप में एक आग मिला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। यानी विजयनगर के ध्वंस जब हो गया तो इसकी पहचान किस रूप में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी के नाम से। अर्थात विजयनगर को पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता था, अब हम्पी के खंडहर के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के विध्वंस के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उसके लिए एक युद्ध उत्तरदायी है जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बीच लड़ा गया 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दोनों साम्राज्यों के बीच तालीकोटा का युद्ध अथवा बन्नीहट्टी का युद्ध अथवा राजश्री तंगड़ी का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना आरंभ हो गया। तो प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान किस रूप में किया गया? तो हम्पी के नाम से किया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वही विजयनगर से ही संबंधित है।
चलिए इसको देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 राजवंशों ने शासन किया था। संगम, सालू, तुलु और आरबीडू, यही 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था किस चीज से? सिंधु सभ्यता में जो मुहरे था वह किस चीज से बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी से। सेलखड़ी इसका राइट आंसर होगा। लोहा तो एकदम बिल्कुल आंसर नहीं होगा। लोहा से वे लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा वासी या सिंधु वासी लोहा की खोज अभी तक नहीं किए थे, इसलिए लोहा तो होगा ही नहीं। तांबा यह भी नहीं होगा, अर्थात सेलखड़ी ही इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया? भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया? तो भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन होंगे वही तंबाकू के पौधा लाएंगे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली में सबसे प्रथम कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। यानी भारत में तंबाकू का पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो आप लोगों को टास्क के रूप में हम 3 प्रश्न पूछे हैं, जिसका कमेंट में जाकर आपको जवाब लिखना है, आंसर देना है, बताना है। तो उसमें से 3 प्रश्नों में से यह भी प्रश्न शामिल है। तो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं या नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो उसका जवाब तो हम ऑलरेडी जानते हैं, दे देंगे। लेकिन आप लोग से यह पूछा गया है कि संविधान में कुल कितने सत्र हुए थे, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी को हम बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 12th क्लास के जितने भी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यही 5 पार्ट से पूछे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग उसे जरूर देख लेंगे। उसमें से 100% यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। और रह गई बात सब्जेक्टिव का या डिस्क्रिप्टिव का, तो उसका भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है और अभी डालना बाकी है। तो आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था किस भाषा में? बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया था। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आप लोग अगर क्लास किए हैं तो हम बताए हैं ऑलरेडी, एक लॉजिक के साथ हम बताए हैं कि कहेंगे कि इतना पुराना जूते हुए खेत का साक्ष्य अब मिला है, मतलब ऐसा खेत मिला है, लगता है कि इसकी जुताई मतलब कल ही हुई है। तो यह कैसे संभव है? यह सब काली जी की कृपा है। किसकी कृपा है? तो काली जी की। तो काली से क्या होगा? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमको जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होगा, ठीक ना। कालीबंगा से केवल जूते हुए खेत का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, खांचेदार खेत का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, उसके अलावा और भी है। जैसे अग्निकुंड कहा जाए, ठीक ना, तो अग्निकुंड कहा जाए तो कहेंगे काली जी के नाम में स्वाहा। क्या कहेंगे? काली जी के नाम में स्वाहा। तो कालीबंगा से क्या मिलेगा? अग्निकुंड मिलेगा। तो आइए, ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।